नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। दुनिया भर के मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ताओं, भारत के मुल्लाओं, इस्लामिक देशों, लिबरल पत्रकारों समेत यूरोपीय देशों के वामपंथी सांसदों का दोगलापन देखना है, समझना है। चलिए एक बार ईरान की सैर कर लीजिए। इसके बाद हम भारत का रुख करेंगे और समझेंगे कि किस तरह एक लॉबी भारत के खिलाफ काम करती है या कहो कि इस्लाम के लिए काम करती है। ईरान में कई रोज पहले प्रदर्शन को रोकने के लिए मोरालिटी पुलिस को बर्खास्त करने का झूठा वादा करने वाली ईरानी सरकार अब अपने वादे से पलट गई और ईरान में इन्होंने एक बेहद गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया। अब ईरानी मुल्लाओं की सरकार पैलेट गन से महिलाओं के चेहरे और उनके निजी अंगों को निशाना बना रही है। घायल महिलाओं का इलाज करने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि पुरुषों की टांग, पीठ और नितंब को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं महिलाओं को पकड़कर उनके चेहरे और नाजुक निजी अंगों पर, प्राइवेट स्पॉट पर पैलेट गन चलाई जाती है। सुरक्षा बलों के मन में महिलाओं के प्रति इतनी हीन भावना है, इसीलिए वे युवा महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो पिछले 2 महीने से जारी प्रदर्शनों में अब तक 500 से ज़्यादा लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। जहां भारत में हजारों लोगों की जान लेने वाले याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों की फांसी पर सवाल खड़े हो जाते हैं, उनके बचाव में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया जाता है, वहीं अब ईरान में सिर्फ प्रदर्शन करने वालों को सरेआम फांसी दी जा रही है। यानी प्रदर्शनकारियों में खौफ पैदा करने के लिए कल परसों 23 साल के एक युवक मोहसिन शेखरी को सरेआम फांसी दे दी गई। ये कोई 6ठी सदी के इस्लाम की कहानी नहीं है, बल्कि आज के इस्लाम और ईरान की कहानी है। वैसे मजहब में माना जाता है कि इंसान की मौत के साथ उनकी आत्मा मर जाती है, लेकिन ईरान के हालात देखकर लग रहा है कि इस्लाम मजहब में प्रवेश करते ही जिंदा लोगों की भी आत्मा मर जाती है। कारण आज वो लोग नदारद है, गायब है, वो दिख नहीं रहे हैं जिन्होंने कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर देश दुनिया को सर पर उठा लिया था। आपको याद होगा कश्मीर के एक आतंकी बुरहान वानी की मौत और धारा 370 हटने के बाद घाटी में क्या हुआ था। कश्मीर में खुलेआम 500 रुपये लेकर सेना पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। जब 2 हफ्ते के अंदर कश्मीर में हिंसा में 1000 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान घायल हुए, इसके अलावा कम से कम 2228 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान घायल हुए और कई पुलिसकर्मियों की मौत तक हो गई। कुछ मामले में तो भीड़ इन घायल जवानों को अस्पताल तक नहीं पहुंचने दे रही थी। तब जाकर सुरक्षा बलों ने भीड़ भगाने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। तब एक सोची समझी नीति के तहत पाकिस्तान और भारत में उसके चेले चपाटों ने एक मिशन बनाया और झूठ फरेब का ऐसा जाल बिछाया ताकि भारत को दुनिया में बदनाम किया जा सके। ईरान में महिलाओं पर बरसती गोलियां और लिबरल गैंग की चुप्पी से पहले देखिए कैसे भारत के खिलाफ, उसकी सेना के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था। उस दौरान भारत में पाकिस्तान के राजदूत थे अब्दुल बासित। कश्मीर को लेकर इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि कश्मीरी व्यक्ति जो गोली लगने के कारण अपनी आंख खो बैठा। दुनिया भर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, लेकिन जल्द ही नाइला इनायत नाम के एक अकाउंट से ट्वीट हुआ और बताया गया कि ये कश्मीरी नहीं है बल्कि पोर्न स्टार जॉनी सिंस है और घायल आदमी उसका पिता है। अब्दुल बासित को अपना ट्वीट डिलीट तक करना पड़ा। इसके बाद जब यहाँ इनकी दाल नहीं गली तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने हाथ में एक तस्वीर लेकर दिखाई और कहा कि ये कश्मीर की एक पीड़ित लड़की है, ये भारत का असली चेहरा है। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा जब वहाँ मौजूद सभी देशों के स्थायी प्रतिनिधियों ने मलिहा से कहा कि ये तस्वीर गाजा की एक घायल फिलिस्तीनी लड़की की है और ये फोटो 2 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुकी है। इसके बाद यूएनजीए में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी को कड़ी डांट तक खानी पड़ी थी। जब हमारी विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी यूएन में खड़ी होकर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचे जड़ रही थी और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर रही थी, तब पाकिस्तान के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। तब उसने इसके बाद राइट टू रिप्लाई में पलटवार के लिए भारतीयों का ही सहारा लिया और मलिहा लोधी ने अरुंधति राय के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी खींच निकालने की कोशिश की। मलिहा ने अरुंधति के शब्दों का हवाला देते हुए कहा था कि आजकल भारत की हवा में शुद्ध आतंक है जो कश्मीर और दूसरे इलाकों में फैल रहा है। इतना ही नहीं, मलिहा ने मोदी सरकार के खिलाफ उन शब्दों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से इस्तेमाल किया जो भारत में मोदी सरकार के आलोचक इस्तेमाल करते हैं। मलिहा ने मोदी सरकार को फांसीवादी बताने वाले लोगों के भी उदाहरण दिए।
लेकिन मामला थमा नहीं। जब पाकिस्तान की सब जगह किरकिरी हुई तो उसने अपने चेलों को आदेश दिया कि अब तुम ही कुछ करो। फिर क्या था, प्रेस क्लब से लेकर ट्विटर तक कथित मानवाधिकार कार्यकर्ता, राणा अयूब जैसे सब घोषित पत्रकार, अरुंधति राय जैसे कथित सामाजिक कार्यकर्ता कूद पड़े। राणा अयूब ने तो फटाफट 2-3 तस्वीर चिपका कर लिखा कि 50 प्रदर्शनकारी पैलेट गन से घायल, बाकी सब ठीक है। लेकिन जल्द ही लोगों ने राणा अयूब के मुंह पर एक तस्वीर दे मारी जिसमें लिखा कि ये तस्वीर जो तुम पोस्ट कर रही हो ये कश्मीर की नहीं बांग्लादेश की है, कम से कम देख तो लिया कर। लेकिन मामला नहीं रुका और जो आग भड़काने वाले थे वे प्रेस क्लब में कश्मीर की कुछ वीडियो लेकर पहुंच गए। जब वीडियो चलाने की इजाजत नहीं मिली तो अपना गुस्सा कुछ इस तरह निकाला। हाँ, कि कश्मीरियों को कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे नहीं पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, क्या हम गुलाम हैं, क्या हम स्लेव हैं, कि जो मर्जी आएगी हम पर सरकार, हिंदुस्तान की सरकार थोप देगी। फिर इसके बाद जैसे ही मामला थोड़ा ढीला पड़ा अचानक बीबीसी कूद पड़ा। लेख लिखा, पैलेट गन मारती नहीं जिंदा लाश बना देती है। इसे लिखने वाला अराबू अहमद सुल्तान था तो छापने वाला बीबीसी हिंदी। इसके बाद बीबीसी का हर रोज का काम हो गया, कभी सैड म्यूजिक के साथ वीडियो तो कभी किस्से कहानी बनाकर माहौल खड़ा करने में लग गया। कभी लिखता एक आंख से दिखना बंद हो गया, अब क्या करूं। कभी लिखता मर्दों की तरह जीने से मौत बेहतर। सिर्फ इतना ही नहीं, बीबीसी ने एक फर्जी वीडियो बनाया और लिखा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद श्रीनगर में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग तक करना पड़ा, जिसका जवाब दिया राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी ने, और वीडियो को फेक बताते कहा कि मनगढ़ंत खबरों पर यकीन नहीं करो और कश्मीर में पिछले 6 दिनों में गोलाबारी की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन बीबीसी अपना काम कर चुका था। कश्मीर में आपसा और पैलेट गन पर रोक लगाने की मांग को लेकर 50 यूरोपीय सांसदों ने यूरोपीय संसद में ड्रामा शुरू कर दिया और पैलेट फायरिंग की सभी घटनाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग सरकार से करने लगा। जब यह सब हुआ तो एक बार फिर से नवाज शरीफ के पाकिस्तान से भागने के बाद नए नए प्रधानमंत्री बने अब्बासी यूएन पहुंच गए और कश्मीर का मुद्दा उठाया। साथ ही अब्बासी ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से कश्मीर में एक जांच आयोग भेजने की मांग की। इसके बाद इस्लामिक सहयोग संगठन से लेकर तुर्की तक को कश्मीर के मुसलमानों की चिंता सताने लगी। सिर्फ मुसलमानों की, जबकि वहां से निकाले गए हिंदुओं की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। फेक फोटो लेकर भारत के खिलाफ मुस्लिमों के प्रति हमदर्दी दिखाई गई। भारत का एक हिस्सा आज इसलिए दोहराना जरूरी था क्योंकि अब जिस तरह ईरान में सामूहिक रूप से नरसंहार हो रहा है, क्या वो महिलाएं, वो मासूम लड़कियां मुसलमान नहीं है? या उनकी चिंता न बीबीसी को है, न माजिद जागीर उनके लिए लेख लिख रहा है, न अरुंधति राय उनके लिए आंसू टपका रही है, न राणा अयूब लिख रही है कि 500 ही तो मरी है, बाकी तो सब ठीक है। ये सवाल है और सवाल इनके दोगलेपन को लेकर है। भारत में एक मंदिर में एक मुसलमान को पानी नहीं दिया जाता तो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती है, लेकिन ईरान में खुलेआम नरसंहार के खिलाफ न बॉलीवुड भी चुप है, मलाला चुप है, मानवाधिकार आयोग चुप है, अरुंधति राय, राणा अयूब से लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन, तुर्की वाला खलीफा, पाकिस्तान सब चुप क्यों है? क्या जब इस्लामिक पुलिस पैलेट गन से मुस्लिम महिलाओं के जननांगों पर वार करती है तब क्या उन्हें दर्द नहीं होता? क्या प्रदर्शन करने वालों को सामूहिक रूप से फांसी दिया जाना सही है? आखिर क्यों ईरान की लड़कियों का नरसंहार जारी है? सिर्फ इस कारण क्यों वे हिजाब नहीं पहनना चाहती? कब और कितनी ईरानी लड़कियों की मौत के बाद यूरोपीय संसद चिट्ठी लिखेगा? कब पाकिस्तान यूएन में जाएगा और कहेगा कि वहां जांच का दल भेजो? कब भारत का लिबरल गैंग प्रेस क्लब में जाकर भाषण झाड़ेगा? सवाल ये भी है, आखिर इस्लाम में सेना हो या आतंकवादी, दोनों एक ही सोच लेकर महिलाओं पर हमला क्यों करते हैं? इनका जवाब किसी के पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये सवाल उन सेक्युलर लिबरल गैंग से जरूर पूछना कि आखिर ईरान की लड़कियों की गलती क्या है।